हेलो स्टूडेंट, मैं निशा जीएस चैम क्रिएटर्स के चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और एक नया ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आ रही हूँ जो हमारी जलीय सीमा है। आज उसके बारे में बताऊंगी। कभी आपने सोचा है कि स्थल तो हमें पता है कि ये हमारा देश है या नेपाल इधर है या पाकिस्तान इधर है, तो सारे देशों की सीमाएं तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होंगी। तो अगर आपके दिमाग में कभी कौतूहल मची होगी कि आखिर जल और स्थल क्या हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं पक्षियों की तरह? ऐसा नहीं है। अगर हम किसी देश की सीमा में प्रवेश करते हैं, जैसे वायुयान भी अगर है, तो वहीं गुजरेगा जहां से हमें परमिशन मिलेगी। उस देश की सीमा से हम नहीं निकाल सकते हैं जो देश हमको परमिशन नहीं देगा। उसी तरह से जलीय क्षेत्र को भी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वो पोषण दिया गया है कि यहाँ तक आपके अधिकार में है और यहाँ तक दूसरे के अधिकार में है। ठीक है, तो आज जो हमारी जलीय सीमा है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये पूरा जल का पोषण। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ भारत में हैं तो कहीं भी यहाँ घूम सकते हैं। नहीं, आपको एक कानून में बांधा जाएगा, क्योंकि है क्या कि जहाँ पे आपके नियम और कानून होंगे वहीं आप ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने विश्व का मैप देखते हो तो ये पोर्शन आपको जली दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि पक्षियों की तरह हम कहीं भी चले जाएं और मछलियों की तरह कहीं भी घूम के चले आएंगे। ठीक है, इसके लिए कानून बन गया है। और ये कानून किसने बनाया है? संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि। इसने आपके जो क्षेत्र है उसको बांट दिया है कि यहीं तक आप जा सकते हो। और ये संधि कब बनी थी? 1982 में। 1982 में। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1982 में हुई है और ये प्रभावी हुई है नवंबर 1994 में। और भारत थोड़ा सा बाद में सोच विचार करके उसने इसको अपनाया है और 1995 में। ठीक है, एक साल के बाद। तो ये जो सारी संधि है इसको सारे देशों के द्वारा लगभग अपनाया जाता है, क्योंकि ये जो है अधिकार क्षेत्र देती है कि यहाँ तक समुद्र पे आपका अधिकार है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि मान लीजिए उन्होंने 200 नॉटिकल मील आपको दे दिया है, तो होगा क्या कि जहाँ पे सकरे क्षेत्र हैं और दो देश पड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे अगर हम भारत और अपने श्रीलंका की ही बात करें तो क्या होगा कि ये जो सकरा क्षेत्र है यहाँ पे दोनों आपसी सहमति से आधा आधा पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपसी होता है। वैसे आपका अगर क्षेत्र बड़ा है तो आप जो है जितना संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि है उसके तहत ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम यहीं पे बात करें पाकिस्तान और भारत की, तो यहाँ पे जो कच्छ का रण क्षेत्र है वहाँ पे भी यही विवाद हो रहा है कि भारत कह रहा है कि वो दलदली भूमि है तो हमारे अंडर में आएगी, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है कि ये जो है समुद्री क्षेत्र है तो इस पे मेरा भी प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे विवाद है। अब समझ में आया कि क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि जो है वो अधिकार देती है कि समुद्र के कितने क्षेत्र पे आपका अधिकार रहेगा। सबसे पहले समझाने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसको नापा कैसे जाता है। तो अगर हम बात करें समुद्री गहराई की, तो समुद्री गहराई आपकी नापी जाएगी फैदम में। तो फैदम ध्यान रखिएगा कि समुद्र की डेप्थ जो होगी उसको नापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है। फैदम समुद्री गहराई। और कितना होता है? 1 फैदम बराबर 6 फीट के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 फैदम बराबर 6 फीट। फिर समुद्री दूरी अगर हम नापते हैं तो उसको नॉटिकल मील में नापा जाता है। फैदम से हमने समुद्र की गहराई नापी है। अगर दूरी की बात करें तो ये नॉटिकल मील में नापी जाती है और ये पृथ्वी की परिधि पर आधारित होगी। और ये
अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होती है। जैसा हमने आपको अक्षांश और देशांतर में विद्या क्रिएटर्स के चैनल पे अपना वीडियो भी डाला है, तो उसमें हमने बताया है कि जैसे आपका हो गया ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के बीच में जैसे घड़ी में सुइयां होती हैं, मिनट होंगे और मिनट के बीच में सेकंड होंगे। वो सारा डिटेल मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। और इसमें जैसे कई रेखाएं होती हैं, इसमें कई रेखाएं होंगी, इसमें कई रेखाएं होंगी। इस तरह से आपका जो अक्षांश होता है वो मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे करके लगा होता है, देख लीजिएगा कॉमास में, ठीक है। तो जैसे 1 डिग्री 4 मिनट और 23 सेकंड, आप लोग को याद आ रहा है कुछ? तो अगर ऐसा लिखा है तो ये अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे घड़ी में सुइयां होती है उस तरह से, और ये पूरी डिटेल हमने उसमें दी हुई है, तो देख लीजिएगा एक बारी, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर 1 नॉटिकल मील कितने के बराबर होगा? 1.852 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होगा? 1.852 किलोमीटर के बराबर, और 1 फैदम बराबर कितना था? 6 फीट। फिर समुद्री हवाओं की बात करें तो ये नॉट में मापी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा KNOT, ठीक है, नॉट में नापी जाती हैं। और 1 नॉट बराबर कितना होगा? 0.51 मिनट प्रति सेकेंड, ठीक है। ये डिजिट भी याद रखिएगा, कौन किस में नापा जाता है ये भी याद रखिएगा। फैदम गहराई में, नॉटिकल मील दूरी में, और नॉट जो है समुद्री हवाओं को नापने के लिए। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, और 1 नॉट बराबर 0.51 मिनट प्रति सेकंड होता है। फिर देख लेते हैं कि कितना भाग और कौन कौन सा हमारे अधिकार में होगा, हमारे मतलब पूरे विश्व का, ठीक है, सारे देश। फिर देख लेते हैं कि समुद्री संसाधनों का विभाजन कैसे हुआ। इससे पहले आपने रिफ्यूजी मूवी देखी होगी जो 2000 में आई थी, और उसमें एक गाना भी था कि सरहद इंसानों के लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चरितार्थ भी हो रहा है, क्योंकि हमने ही सरहदें बनाई है, हमारे लिए ही बनी है, ठीक है। पक्षियों को कोई मतलब नहीं है, जलीय जीव जो हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है इन सरहदों का। तो ये जो सरहदें बनाई गई हैं, तो देख लेते हैं कि जल में कहाँ तक हम विचरण कर सकते हैं, यानी हमारी सरहद कहाँ तक है। तो प्रादेशिक जल सीमा आपकी आएगी 0 से लेकर के 12 तक, 0 से 12 तक। फिर आपके आएगा संलग्न क्षेत्र 24 तक। फिर इसके बाद आएगा आपका 24 के बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक, और इसके बाद उच्च सागर का क्षेत्र आएगा, जहां आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कोई भी देश जा सकता है, कोई भी वहां पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब पहले समझ लेते हैं कि आधार रेखा क्या है। ये देखिए, हमारे जो तट हैं वो प्राकृतिक हैं, हमने तो बनाया नहीं है। तो जब हमने बनाया ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कहीं आगे निकले होंगे, कहीं अंदर घुसे होंगे, क्योंकि समुद्र की लहरें भी तो बार बार आकर के उसको काट रही हैं। कटाव भी की प्रक्रिया, जहाँ पे चीज़ें निर्माण हो रही है वहाँ पे कटाव भी तो हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जहाँ पे कोई नई चीज़ बनेगी तो पुरानी चीज़ खत्म भी होगी। तो उसी तरह से जैसे ये मान लीजिए ये कटा हुआ है,
और ये उभरा हुआ है। अब अगर हम आधार रेखा न खींचते तो यहाँ से यहाँ नापना थोड़ा मुश्किल हो जाता, 12 नॉटिकल मील या 24 नॉटिकल मील। इस वजह से एक आधार रेखा खींच ली गई है, जैसे इसको 0 मान लिया गया है, यानी यहाँ से ही नापा जाएगा किसी भी देश की सीमा को आधार रेखा से। आधार रेखा क्या है? जो कटे फटे तट हैं उनको सीध में मिलाने वाली रेखा। क्लियर हो रहा है? अब आधार रेखा के बाद 0 से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा वो आपका कौन सा क्षेत्र हो रहा है? वो प्रादेशिक जल सीमा होगी, यानी ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है? प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। 0 से लेकर के 12 तक की बात हो रही है, और इसके अंदर ये वाला अगर पोर्शन देखें तो यहाँ पे स्थल है, तो यहाँ जल भी तो बचा होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने जल निकाल दिया होगा। तो ये जो जल बचा है तो ये आपका आंतरिक जल क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, ये आंतरिक जल। फिर इसके बाद अगर हम 24 तक बढ़ें, 24 समुद्री मील तक, 12 तक गए तो आपका क्या था? क्षेत्रीय सागर था। अगर हम 24 से जा रहे हैं तो 24 में आपका क्या है? संलग्न क्षेत्र है 24 समुद्री मील दूर तक। तो यहाँ पे 2 काम मुख्य रूप से होंगे, एक तो साफ सफाई होगी, साफ सफाई होगी, और प्लस दूसरा जो काम हो रहा है वो सीमा शुल्क की वसूली हो रही है, सीमा शुल्क की वसूली, ठीक है। इस क्षेत्र में साफ सफाई होगी और सीमा शुल्क की वसूली होगी। तो ध्यान रखिएगा कि 24 नॉटिकल मील आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको सीमा शुल्क मिल रहा है। आप कैसे मिल रहा है? कोई भी देश के शिप अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो हम उनसे सीमा शुल्क लेंगे, और अगर बार बार कोई गुजर रहा है तो गंदगी भी फैलाएगा, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे और 200 तक जाएंगे, 200 नॉटिकल मील तक, तो ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक मंडल कहलाएगा। और विशिष्ट आर्थिक मंडल या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट होगी, यानी पेट्रोलियम वगैरह अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 200 नॉटिकल मील से जब हम आगे बढ़ेंगे तो उच्च सागर का क्षेत्र होगा, और यहाँ पे इक्वल सभी राष्ट्रों को अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपको पता है कि कच्छ के रण से लेकर के, यानी गुजरात से लेकर के आपका यहाँ पे कन्याकुमारी होते हुए फिर आपका पश्चिम बंगाल तक आपका समुद्री क्षेत्र है, ठीक। अब इस समुद्री क्षेत्र को हम पूरा तो उपयोग कर नहीं सकते, जैसा हमने आपको बताया। तो इसमें सबसे पहले आधार रेखा खींची जाएगी, यानी आधार रेखा वो है जो कटे फटे तटों को एक समान उसमें मिला लेगी, ठीक। पहली चीज, यानी वो 0 डिग्री 0 है दूरी उसकी, यानी यहां से 0 शुरू होगा, ठीक। अब इसके बाद जब हम 12 नॉटिकल मील बढ़ेंगे तो 12 नॉटिकल मील में क्या हो रहा है? 12
12 नॉटिकल मील में क्या हो रहा है, आधार रेखा 12 समुद्री मील, ये प्रादेशिक जल सीमा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मछली निकालना है वो हो सकता है, या बंदरगाह हैं तो उसकी देख रेख, साफ सफाई, और अगर मान लीजिए ज्वारी क्षेत्र है और हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं तो हम टरबाइनें वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इधर अगर हम अपने इंडिया के पोर्शन को देखें तो यहाँ पे एक्चुअली बन रही है और इधर डेल्टा बनाती है नदियाँ। तो जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि मिट्टी जो वहाँ की सॉइल होगी वो बहुत उपजाऊ होगी, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका राज्य सरकार के अधीन होगा, ठीक है। इसके बाद जब हम 12 से 24 नॉटिकल मील पढ़ेंगे, 12 से 24 नॉटिकल मील, तो 24 नॉटिकल मील में हो रहा है साफ सफाई और सीमा शुल्क, और ये किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के। क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद 24 से जब हम 200 नॉटिकल मील पर बढ़ेंगे तो इस 200 नॉटिकल मील में क्या हो रहा है, 200 नॉटिकल मील में आप अनुसंधान कर सकते हैं, नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, या निर्मित द्वीप अपने अंडर में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लक्षद्वीप की बात कर सकते हैं या अंडमान निकोबार की बात कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है वो कोरल द्वीप है। कोरल समुद्र में एक जीव होता है जो ऐसे अपने होल बनाता है, जैसे ऐसे रहता है ऐसे, ठीक है, यहाँ रहेगा, मर जाएगा तो इसके ऊपर बना लेगा, फिर इसके ऊपर, तो इस तरह से ये उभर करके ऊपर आ जाता है। और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है ये हिमालय का ही पार्ट है। तो जब मैं हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में सारा बताऊंगी, ठीक है। तो हिमालय का ही पोर्शन ऐसे सीधे भारत से आता हुआ आपके यहाँ पे ऐसे आ गया है, कट फट के, ठीक, वही उभरा हुआ है, ठीक। चलिए फिर से वापस आते हैं इधर। तो 200 तक आप क्या कर सकते हो, 200 तक आप कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें उच्च सागर क्षेत्र की, इसके बाद उच्च सागर का क्षेत्र शुरू हो जाएगा और इस पे सभी देशों का समान अधिकार होगा। तो ध्यान रखिएगा, आधार रेखा वो रेखा है जो कटे फटे तट को मिलाए किसी भी देश की। इसके बाद आधार रेखा से 12 अगर हम जा रहे हैं तो ये आपका प्रादेशिक जल सीमा होगा, 12 से 24 जो है वो संलग्न क्षेत्र होगा, और फिर आपका 200 जो है नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा, और इसके बाद 200 के बाद आप जो है उच्च सागर क्षेत्र में चले जाएंगे जिसपे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होगा। क्लियर हो रहा है। और इसीलिए एक चीज और बता दूंगी कि यहाँ पे आप कच्छ के रण का विवाद भारत और पाकिस्तान पे देखते हैं ना, तो यही कारण है कि अगर हम इस नियम को देखें तो पाकिस्तान का यहाँ पे अधिकार होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि कच्छ का रण जो है वो दलदली भूमि है, दलदली में क्या होता है, पानी और मिट्टी की मात्रा बराबर होती है, तो क्योंकि वो लैंड एरिया है इसलिए भारत कह रहा है मेरे अधिकार में है, बट पाकिस्तान का मानना यह है कि ये समुद्री क्षेत्र है तो इस पे भी मेरा अधिकार होना चाहिए। तो ये आपका एक है। और दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी पोर्शन सकरा है तो दोनों देशों का अधिकार होगा, तब वो 12, 24 और ये सब मैटर नहीं करेगा क्योंकि कम क्षेत्र है, तो वहां पे दोनों देशों का अधिकार होगा। फिर आपसे भारत के प्रमुख तटों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से तट कहाँ कहाँ तक हैं, तो एक बारी मैं इसको आपको बता देती हूँ ताकि आप जो है अगर एग्जाम्स में आपके ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। काठियावाड़ तट, कच्छ
कच्छ से दमन तक अगर हम देखें तो आपका वो जो तट है वो काठियावाड़ तट कहलाता है। ठीक, फिर अगर हम दमन से गोवा तक बढ़ेंगे तो कोकण तट कहलाएगा। फिर गोवा से आप मंगलौर तक जाएंगे तो कनारा तट कहलाएगा। फिर मंगलौर से कन्याकुमारी तक अगर हम बढ़ेंगे तो ये आपका मालाबार तट कहलाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका कन्याकुमारी है ये केरला में है कि तमिलनाडु में है, तो ये आप जो है मुझे बताइएगा कमेंट करके। फिर इधर अगर हम बढ़े पूर्व की ओर तो कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक जब हम जाते हैं तो ये कोरोमंडल तट आपका कहलाएगा। फिर पुलिकट झील से महानदी डेल्टा तक हम जब जाते हैं तो ये उत्तरी सरकार कहलाता है। और फिर उत्तरी सरकार से आगे बढ़ेंगे इस तट से तो पुलिकट झील से महानदी आए थे तो महानदी डेल्टा से गंगा के मैदान तक अगर हम आते हैं तो ये आपका कहलाता है उत्कल तट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्कल तट। तो उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है? तो महानदी डेल्टा से गंगा के मैदान तक। और अगर इसी में आपके प्रदेश पूछे जाए तो क्या उड़ीसा आएगा? आएगा। ठीक है, फिर उत्तरी सरकार तट पुलिकट झील से महानदी तक है, ध्यान रखिएगा। उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ये आपके पूर्व साइड के तट हैं। मालाबार, कनारा, कोंकण, काठियावाड़ ये आपके पश्चिमी साइड के तट हैं। ठीक है, कुछ मेन बिंदु जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको याद करने हैं और आपके टंग पे होने ही चाहिए। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पे तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछ रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारे द्वीप हैं और जो मेन लैंड है दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो तटीय सीमा की कुल लंबाई आपकी कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, ध्यान रखना आपको। फिर अगर हम इसमें मुख्य भूमि की बात करें तटीय रेखा की तो उसकी मुख्य भूमि की कितनी है? 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि मतलब जो आपका लैंड मुख्य वाला है, यानी भारत जो पूरा आपका ये वाला, इसमें द्वीप्स नहीं आने हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। द्वीपों की तटीय लंबाई अगर हम पूछें, जो हमारे द्वीप्स हैं उनकी तटीय लंबाई कितनी है? तो 2094 किलोमीटर। और अगर हम जिले पूछें तो कितने जिले उस तट से सटे हुए हैं या तट पे हैं? तो 66 जिले और 9 राज्य इसको स्पर्श करते हैं। फिर अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये तो बहुत इजी है, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके 4 जिले हैं। ठीक है, और गुजरात अगर हम देखें तो गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो गुजरात है वो प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। अगर हम आर्यन सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ेंगे तो भी लोथल नामक जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह है और वो बंदरगाह बहुत अच्छा होता है जो कटा फटा ज़्यादा हो और जहाँ पे ज्वार और भाटा आता हो। ठीक है, अब ज्वार भाटा वाला पोर्शन मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये बंदरगाह के लिए यूज़फुल इसलिए होते हैं कि जब पानी आएगा तो ऊपर जब बढ़ेगा तभी तो आप इतने भारी शिप को समुद्र के अंदर ले जा पाओगे। ठीक है, तो ये जो है गुजरात कटा फटा होने के कारण, जैसे स्प्रिंग को जब हम ऐसे खींचेंगे तो वो लंबी हो जाएगी, तो जब हम दूरी नापते हैं तो जो ये कटाव होता है उसको भी तो नापेंगे।
तो इसी वजह से गुजरात का जो तट क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1214.7 किलोमीटर। भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है चेन्नई से। तो चेन्नई को याद रखिएगा कि अगर हम भारत की बात हो रही है कि भारत के औसत समुद्री तल को माप रहे हैं तो हम कहां से मापेंगे? चेन्नई से। फिर भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य, सबसे पहले हमने गुजरात आपको बताया ही है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। एक चीज ऑप्शन में ये ध्यान रखिएगा कि अगर उन्होंने गुजरात हटा दिया, क्योंकि हमारे तो टंगे पे है कि गुजरात जो है फर्स्ट नंबर पे है, अगर गुजरात नहीं है तो क्या होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा। अगर गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों नहीं दिया है तो तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन आपसे कैसे पूछा जा रहा है। फिर बंगाल की खाड़ी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार किस कहाँ पे है और लक्षद्वीप किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में यानी पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में आपका लक्षद्वीप है। और ये एक कोरल द्वीप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना है आपको। फिर भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश श्रीलंका, ये तो सबको पता होगा। तो क्या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, क्या म्यांमार है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर हम गुजरात के पास देखें तो पाकिस्तान की सीमा वहाँ पे है, और अगर हम पश्चिम बंगाल साइड में देखें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी सीमा बांग्लादेश की। नीचे श्रीलंका, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये भी भारत के समुद्री सीमा से संबद्ध देश हैं। यानी ये हमारे मुख्य भूमि से, जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये हमारी मुख्य भूमि से भी जुड़े हुए हैं और हमारे समुद्री क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे देश बताइए जो हमारे समुद्री सीमा से भी और हमारी मुख्य भूमि से दोनों से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके पाकिस्तान हो जाएंगे, वो आपका जो है बांग्लादेश हो जाएगा और वो आपका म्यांमार हो जाएगा। भारत श्रीलंका ये हिंद महासागर में स्थित पाक जल संधि द्वारा पृथक है। जो जल संधियां हैं या डिग चैनल हैं, उसका एक अलग वीडियो मैं बना के दे दूंगी ताकि आपको और अच्छी तरह चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित पाक जल संधि द्वारा पृथक है। तो पाक जल संधि, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पाक का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की साइड में होगी, तो ये क्या है, आपके भारत, पाक जल संधि इधर है यानी पूर्व साइड में है, पाकिस्तान इधर है पश्चिम साइड में। ठीक है, तो पाक जल संधि द्वारा कौन सा देश पृथक है? तो आपका श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग है। फिर भारत और इंडोनेशिया, ये भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जलीय सीमा को महान चैनल के द्वारा अलग करता है। क्लियर हो रहा है? यानी ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार और कई सारे द्वीप हैं, उनके अलग अलग नाम वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। तो ग्रेट निकोबार या निकोबार या अंडमान निकोबार अगर पूछते हैं तो तीनों चीज सही होगी। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, उन दोनों के बीच महान चैनल के द्वारा भारत और इंडोनेशिया अलग हैं। फिर भारत और मालदीव की अगर हम बात करें तो ये किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। ये कहाँ पे हैं? ये हिंद महासागर। ठीक है, फिर मालदीव भारत से लक्षद्वीप समूह के द्वीप मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग है। ठीक है, तो भारत मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है। या अगर ये पूछा जाए कि ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग है, बस दोनों सही है।
क्योंकि ये जो लक्षद्वीप है वो भी तो भारत का ही पार्ट है। ये देखिए, ये श्रीलंका हो गया, ये आपका हो गया अंडमान निकोबार, ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये है मालदीव। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये देखिए, ये पोर्शन भारत और पाकिस्तान जलीय सीमा भी और ये स्थलीय सीमा भी बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें म्यांमार, ये देखिए जलीय सीमा बना रहा है और ये भारत है, और स्थलीय सीमा भी बना रहा है। यहाँ देखिए आपका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये जो है जलीय सीमा भी बना रहा है और आपसे स्थलीय सीमा भी बना रहा है। फिर ये देखिए सुमात्रा द्वीप, ठीक। तो जब आप मैप में देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ज्योग्राफी का अगर आपको कमांड करनी है तो मेन आपको यही करना है कि आंख बंद करिए तो वो आपको जगह याद हो जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।